हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं गॉस लॉ। ठीक है, वी हैव स्टडी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द प्रीवियस क्लास। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये एक सरफेस है और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज से लाइन्स निकल रही हैं। ठीक है, वो लाइन्स इस सरफेस से क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। अगर वो लाइन्स 50 लाइन्स इस सरफेस से अटैच्ड हो गई तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? आंसर है 50। अगर 100 लाइन अटैच हो गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? 100,000 लाइन अटैच हो गई तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? 1000। ओके, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज इसके बेसिस पर हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ किस तरह से है इसको जरा देखिए। इधर देखिए, दिस इज अ क्यूब। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है in this direction like this cube in kept uniform electric field। इस क्यूब को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। इसका लेंथ ब्रीथ हाइट सब कैसी है? सेम है। दिस इज क्यूब। ओके, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस क्यूब से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो इस तरह से देखिए, ये लाइंस इस तरह से जा रही हैं। ओके, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। ठीक, अब यहां से जो लाइन जा रही है इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो हमको निकालना आता है। किस तरह से निकालना आता है? हमको पता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, EdS cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस सरफेस का एरिया भी हमको पता है और हमको क्या पता है? एंगल पता लगाना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? ऐसे होती है। ये जो एंगल है वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। दिस केस ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 180। कितना आया? 180। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो आंसर है E कांस्टेंट है। मान लीजिए एरिया ds है और ये कितना है? cos 180। cos 180 कितना होता है? -1। तो ये एरिया हमारा आ गया दिस। मान लीजिए इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? दिस माइनस EdS। ओके, अब इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। दोनों के बीच एंगल कितना आया? 0 डिग्री। तो हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? EdS पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ कैसा है? नेगेटिव है और यहाँ कैसा है? पॉजिटिव है। ओके, ऊपर वाली सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। एंगल कितना आया? 90। नीचे के लिए भी 90। तो ऊपर वाली सरफेस, इधर वाली सरफेस, इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस, सबके लिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। बट दिस सरफेस और दिस सरफेस 0 नहीं है। तो अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला लिंक्ड विद दिस सरफेस। तो कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आया, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आया, तो दोनों को ऐड किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0। तो इसका मतलब ये है कि इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड हुआ ही नहीं। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करता है उतना ही क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो फिर हम इस क्यूब से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो आंसर है, हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब दूसरा केस देखिए, अभी जो चार्ज बाहर रखा था, अब उस चार्ज को उठाया और मैंने इस डब्बे के अंदर, ये चार्ज रखा था बाहर, इस डब्बे के अंदर मैंने इसको डाल दिया इस तरह से। ओके, ये बंद हो गया। ठीक, अब ये जो चार्ज इस डब्बे के अंदर आ चुका है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या निकालेगा? इलेक्ट्रिक लाइंस निकालेगा। तो अब इलेक्ट्रिक लाइंस क्या कर रही हैं? इस क्यूब से बाहर निकल रही हैं। इस सरफेस से लाइन आउटवर्ड,
इस सरफेस से लाइन आउटवर्ड, इस सरफेस से लाइन आउटवर्ड, इस सरफेस से लाइन आउटवर्ड, नीचे वाले से आउटवर्ड, इधर वाले से आउटवर्ड, तो सब जगह से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रही है। तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो आंसर है, देखिए इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है, तो एंगल कितना आया? यस, 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री है तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? EDS। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंगल कितना? 0 डिग्री। तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? EDS। इससे लिंक्ड EDS, इससे लिंक्ड EDS, इससे लिंक्ड EDS, इससे लिंक्ड EDS। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 6EDX। यही चीज हमको गॉस ने बताई। गॉस ने हमको ये बताया कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज को आप किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख देते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर रख देते हैं, तो वो चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? इस सरफेस से लिंक्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन भारी नहीं निकलेगी, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसी सरफेस से क्या हो जाएगा? लिंक्ड हो जाएगा। ये हमको गॉस ने बताया। अब दूसरी चीज सुनिए, अगर इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 1 लाख। 2 चार्ज रख दिए तो अब इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी कितनी? 2 लाख। 3 चार्ज रख दिए, 3 लाख। इस तरह से जितनी ज्यादा हम इस डब्बे के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर हम चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे, तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट गॉस ने ये, मैं जो 1 लाख बोल रहा हूं, 2 लाख बोल रहा हूं, 3 लाख, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर हम 1 कूलम आवेश रखें, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? हमको पता है 1 कूलम से कितनी लाइन निकलती हैं? 1/ε0। तो 1 कूलम से इतनी लाइन निकलती हैं, और अब हमने इसके अंदर कितना चार्ज रख दिया? Q। तो इससे कितनी लाइन निकलेंगी? 1 कूलम से इतनी लाइन निकल रही है, तो Q कूलम से कितनी निकलेंगी? Q × 1/ε0। तो इस डब्बे के अंदर जो चार्ज रखा है वो क्या है? Q। ठीक है, तो उस चार्ज के कारण इस डब्बे से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो आंसर है phi = Q × ε0। दिस इज गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम होती है। ठीक है, ओके। तो अब इसको राइट कर लेते हैं। हाँ, अब इसको शब्दों में किस प्रकार हम लिखेंगे? सिंपल, आपको मीनिंग समझ में आ गया। गॉस थ्योरम के लिए गॉस ने हमको क्या बताया कि चार्ज का कहाँ होना जरूरी है? तो आंसर है क्लोज सरफेस के अंदर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर चार्ज बाहर होगा तो उस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। 0 होने का मतलब क्या है? देखिए, 0 होने का एक बार मतलब समझ लीजिए। यहां से मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहां से पानी आ रहा है। ठीक है, जितना पानी यहां से इंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहां से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही यहां से बाहर चला जाएगा। तो इस डब्बे के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 0। अगर उसी चार्ज को उठाकर मैं इसके अंदर रख दूंगा तो इससे लिंक्ड जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सारा का सारा इसी डब्बे से क्या हो जाएगा? लिंक्ड हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में चार्ज कहां होना चाहिए? एक डब्बे के अंदर होना चाहिए। वो डब्बा किसी भी शेप का हो सकता है, एनी शेप, बट वो डब्बा कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको राइट कर लेते हैं। According to Gauss theorem, the electric flux linked with a closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed by this surface। ठीक है, और इसी चीज को दैट इज करके हम लोगों ने किस तरह से लिखा है? phi = Q / 1/ε0। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद सरफेस में जो आवेश होता है वो 1/ε0 के गुना के क्या होता है? बराबर होता है। फिर से हमने इस चार्ज को किसके अंदर रखा है? क्लोज सरफेस के अंदर रखा है। तो उस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज और 1/ε0 के क्या होता है? गुना होता है। दिस इज गॉस थ्योरम। तो ये तो गॉस थ्योरम आपकी हो गई। तो गॉस थ्योरम ने हमको ये फॉर्मूला दिया, phi = Q 1/ε0। 1 यूनिट से कितना कितना इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है? 1/ε0। तो Q से कितनी निकलेंगी? Q × 1/ε0। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका होता है। हमको phi का फॉर्मूला पता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने phi का फॉर्मूला निकाला था। क्या होता है? EDS
ये फॉर्मूला निकाला था क्लोज इंटीग्रल, तो फाई की जगह हमने ये रख दिया। तो अब इसी गॉस थ्योरम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। Q क्या है? Q इज टोटल चार्ज इनसाइड दी सरफेस, सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। रहना कहाँ चाहिए? सरफेस के अंदर, ठीक है। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं, गॉस थ्योरम से हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखिए इसका किस तरह से। प्रूफ देखने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर ध्यान दीजिए। गॉस थ्योरम हम किस तरह से बनाएंगे? तो आंसर है, सबसे पहले हम एक चार्ज लेंगे और उस चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस की कल्पना करेंगे। हम उस सरफेस का हम लोगों ने नाम रखा है गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस का मीनिंग क्या है? तो गाउसियन सरफेस का मीनिंग ये है कि गाउसियन सरफेस ऐसी सरफेस होनी चाहिए जो सिमेट्रिकल हो, सब तरफ से एक जैसी, उसमें हमको एक सिमेट्री दिखनी चाहिए। जैसे एक सिमेट्री क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक सिमेट्री क्या होती है? एंगल की। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सेम है, दिस इज गाउसियन सरफेस। हर जगह एंगल सेम है, दिस इज गाउसियन सरफेस। तो ये सिमेट्रिकल का मीनिंग होता है। तो हम ऐसा सरफेस डिजाइन करेंगे जो कि कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। और सिमेट्रिकल शेप का ही हम लोगों ने नाम क्या रखा है? गाउसियन सरफेस। तो अब गॉस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। इधर देखिए, गॉस थ्योरम में हम कोई भी शेप ले सकते हैं, लाइक क्यूब ले लें, लाइक स्फेरिकल ले लें, सिलेंड्रिकल ले लें, एनी शेप, नो प्रॉब्लम। तो हमने यहां पर जो शेप ली है वो कैसी शेप है? स्फेरिकल। दिस इज स्फेरिकल, ठीक है। दिस इज गोला, स्फीयर लिया है हमने, ये इसका सेंटर है, ठीक। अब सेंटर से इसकी सरफेस, दिस इज गाउसियन सरफेस, ठीक है। और ये गाउसियन सरफेस के अंदर ही ये चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? आर है। और चूंकि ये स्फीयर है तो सब जगह कैसा होगा? आर होगा। तो ये पूरी की पूरी सरफेस कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। और आर डिस्टेंस होने का मतलब क्या है? आर डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि इस चार्ज से इस सरफेस की डिस्टेंस आर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, Q/r²। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हर जगह आर सेम है, इसलिए पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये एक सिमेट्रिकल शेप हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो हमने ये सरफेस जो मानी है, ये कैसी सरफेस होती है? इमेजिनरी सरफेस होती है, जिसको हम मानते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लेते हैं पहले। कंसीडर एन इमेजिनरी सरफेस इन द शेप ऑफ अ स्फीयर सच दैट प्लस क्यू लाइज एट इट्स सेंटर। तो प्लस क्यू चार्ज को उसके कहां रखा गया है? सेंटर पर रखा गया है। और इस स्फीयर की रेडियस हमने कितनी मानी है? आर मानी है। तो लेट इट्स रेडियस बी आर। और हमको पता है एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? एज इक्वल टू 4πr²। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको रखेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखिए, एरिया ऑफ द स्फीयर एज इक्वल टू कितना होता है? 4πr²। आपको बहुत यूज करना है ये फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अब हम इस पे आते हैं। हमको इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है EdS cos थीटा। उसके लिए हमारे पास E होना चाहिए और एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? E कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, फाई की वैल्यू हमको पता है EdS cos थीटा। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी चीज क्या चाहिए हमको? एंगल। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला लेना है जो हर जगह कैसा हो? सेम। क्योंकि हमने सिमेट्रिकल शेप ली है तो इस शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा है? सेम है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया हमको पता है स्फीयर का। अब अगली चीज आती है एंगल। एंगल कितना है? तो अब देखिए, एंगल के लिए हम लोगों ने क्या किया? ये जो टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस की कैलकुलेशन तो हम बाद में करते हैं। पहले हमने एक स्मॉल एरिया मान लिया, वो एरिया है ds। दिस इज स्मॉल एरिया। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ds वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है किसका? स्मॉल एरिया का, सूक्ष्म पृष्ठ का। पूरा सरफेस का नाम है s और सूक्ष्म सरफेस का नाम क्या रखा है हमने? ds, स्मॉल सरफेस। इन दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0। तो अब हमको थीटा पता है। और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर
किसी पॉइंट को, अगर यहां पर हमने इसी जगह पर एक पॉइंट मान लिया P, तो इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला भी पता है, E = 1/4πε0 r²। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, एंगल हमको पता है, सारी चीजें हमको पता है, हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इस सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने एक लाइन लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जो सरफेस पे कहीं भी हो सकता है, मैंने यहां मान लिया, यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, कहीं भी मानिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम बाद में निकालेंगे, फिलहाल हम इस सरफेस से लिंक्ड, इस स्मॉल सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, यानी कि सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स आएगा। तो स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला। क्या होता है फॉर्मूला, d∅ = E ds cos थीटा, राइट। ये स्मॉल सरफेस पे। अब ऐसी इस पे बहुत सारी सरफेस होंगी, यहां होंगी, यहां होंगी, यहां होंगी, यहां होंगी, सारी सरफेस, सारी ds को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और सिमेट्री के मेथड से हमको पता है E कांस्टेंट है और हर जगह एंगल कांस्टेंट है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंप्लीट सरफेस S। तो इस पूरी सरफेस से लिंक्ड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। अब उसको देखिए, उसका फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है, क्या होता है, φE = क्लोज्ड इंटीग्रल E ds cos थीटा। थीटा भी मैंने आपको बताया कितना डिग्री है, 0 डिग्री। पुट हियर, ओके, cos 0 कितना होता है, 1, तो ये कितना आ गया, दिस। ओके ओके, इसके बाद E हर जगह कैसा है, सेम है, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है, इसलिए E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बचा, ds। ds क्या है, इस स्फीयर का एक स्मॉल एरिया है, दूसरा स्मॉल एरिया ds, तीसरा स्मॉल एरिया ds। इस तरह से सारे एरिया को जोड़ देंगे, ds + ds + ds, तो हमको टोटल क्या मिलेगा, s। और s का एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, वो हमने पहले ही निकाल के रखा है, 4πr²। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 4πr²। कोई दिक्कत, ओके। पुटिंग द वैल्यू, E की वैल्यू हम रख देते हैं। E की वैल्यू हमने निकाली थी 1/4πε0 Q/r²। तो यहां पर हमने E की वैल्यू रख दी दिस, और ये तो वैसे ही चल रहा है। अब ये 4π से ये 4π कैंसिल हो गया, ये r² से ये r² कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलने वाला है, φE = Q/1/ε0। दिस इज गॉस थ्योरम। तो ये हमने क्या प्रूव कर दी, गॉस थ्योरम। फिर से एक बार, फिर से गॉस थ्योरम निकालने के लिए ये हमको फॉर्मूला पता है, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए E चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक है। तो E निकाला, क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमने डायग्राम से देखकर निकाल ली। अब सारी, उसके बाद थीटा की वैल्यू रखी 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1, तो ये 1 हो गया, इतना बचा। इसके बाद E कांस्टेंट है, क्योंकि हमको पता है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, राइट। तो E हमने बाहर निकाल लिया। और ds क्या है, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, वो कितना होता है, 4πr², यानी कि पूरे सरफेस का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो ये रख दिया, E की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन हो गया और सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक है। दिस इज गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें अगली चीज देखिए, गॉस थ्योरम के कुछ डाउट्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गॉस थ्योरम कब अप्लाई होती है। पहला, गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहला जो क्लियर डाउट होना चाहिए, आप डाउट क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि ट्रू फॉर क्लोज्ड सरफेस एनी, कोई भी सरफेस जो क्लोज्ड है, लाइक वो क्यूबिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, कैसी भी शेप होनी चाहिए, बट वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके लिए ट्रू है, गॉस थ्योरम,
क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये पॉइंट याद रखिए। दूसरी चीज इसमें ये देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है क्लोज सरफेस, ठीक है। अगर हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहां चार्ज रख दिया माइनस क्यू, ओके, तो इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो इसके कारण जो लाइन जाएंगी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से ये इसके कारण लाइन जाएंगी। और ये जो चार्ज है यहां से ये लाइन निकलेंगी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो पॉजिटिव से चार लाइंस निकलती हैं, ठीक है, ओके। और नेगेटिव में, नेगेटिव पे लाइन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना इसमें से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, 0, ठीक। अगर ये चार्ज यहां होता प्लस क्यू, अगर ये चार्ज यहां होता प्लस क्यू, तो इससे लाइन बाहर निकलती और ये सारी की सारी लाइन कहां अटैच हो जाती, इस सरफेस से अटैच हो जाती, ठीक। तो अटैच हो जाती तो इसका क्या बनता, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि सारे चार्जेस जो हैं वो कहां होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, बाहर चार्जेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस सरफेस से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखेंगे वो किस चार्ज के कारण होगा, जितने चार्जेस के अंदर है। भले यहां पर 3Q है, यहां पर 2Q है, तो 3Q माइनस 2Q 1Q हो गया, 1Q ये है, सबको ऐड किया, ऐड करने पर जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके अंदर उपस्थित चार्जेस के कारण होगा, बाहर के चार्जेस के कारण तो कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखिए सारे के सारे चार्जेस कहां होने चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। तो जितने भी चार्ज उसके अंदर होंगे सबको हम ऐड कर देंगे और उससे निकलने वाली लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो हमने इसी पॉइंट को लिख लिया, ऑल द चार्जेस इनसाइड कंसर्टेड। तो सारे चार्जेस को हमको कहां मानना है, उसके अंदर मानना है। हाँ, कुछ चार्ज जो बाहर, जैसे कि चार्ज बाहर है, वो चार्ज के कारण इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, बट वो वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो किसके कारण कहलाएगा, जो चार्ज उसके अंदर हो, ठीक है, ओके। तो दूसरा पॉइंट हमने ये लिख दिया कि चार्जेस आउटसाइड मेक, हाँ बनाएंगे, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है, आउटसाइड है बनाएंगे, बट नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड। लेकिन नेट फ्लक्स तो किसके कारण होना है, यस, जो उसके अंदर चार्ज है, ठीक। ये पॉइंट याद रखिए। दूसरी चीज, गॉस थ्योरम हमको कहां अप्लाई करनी है, तो याद रखिए सिमेट्रिकल सरफेस के लिए। तो शेप अगर सिमेट्रिकल होगा, और ये जरूरी नहीं है कि कोई हमने सरफेस मानी, जैसे सिलेंडर मान लिया, तो ये भी जरूरी नहीं है कि सिलेंडर में एक ही सिमेट्री हो, 2 सिमेट्री हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो हम उसको अलग अलग पार्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। बट शेप कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। भले ही उसमें 2 सिमेट्री निकले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 को अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना आना है। तो सिमेट्रिकल शेप से क्या फायदा है, गॉस थ्योरम लगाकर हम किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कुछ डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लीजिए। ये बेसिक मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम कब हमको अप्लाई कर सकते हैं और कब हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम इतना स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको गॉस थ्योरम से रिलेटिव एप्लीकेशन स्टडी करेंगे।